नमस्कार। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल के हिंदी मंच में। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ वो दरअसल एक नाटक है और उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। देखिए, ये पुस्तक है मेरे पास, काफ़ी पुरानी है और ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद की मैंने आपको काफ़ी कविताएं सुनाई हुई हैं। ये ध्रुव स्वामिनी जो है दरअसल एक ऐतिहासिक नाटक है। कई बार इसके साक्ष्य को लेकर संदेह उत्पन्न किया जाता है, तो हम उसके बारे में भी समझेंगे। पर इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। इसके संपादक श्री रत्न शंकर प्रसाद हैं और इसका प्रकाशन जहाँ से हुआ है वो है प्रसाद प्रकाशन, प्रसाद मंदिर, गोवर्धन सराय, वाराणसी से। जिस वक्त मैंने इसे खरीदा था उस समय इसका मूल्य था 2 रुपये 50 पैसे। आप देख सकते हैं 2 रुपये 50 पैसे। दिमाग में ये बात आ सकती है कि इतने कम मूल्य पे कैसे उपलब्ध थे। अच्छे साहित्य का प्रचार प्रसार हो, इसीलिए अच्छे साहित्यों को प्रायः कम मूल्य पे रखा जाता है। आज की तरह नहीं, आज उल्टा हो गया। जो बेस्ट सेलर है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, लेकिन ये प्रसाद साहित्य आपको इस मूल्य पे उपलब्ध हो जाए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। तो आज मैं इसी ध्रुव स्वामिनी को लेकर आप सबों के सामने हाजिर हुई हूँ। ये कहानी दरअसल गुप्त काल से संबंधित है। ऐतिहासिक नाटक है, जैसा कि मैंने कहा, ये गुप्त काल से संबंधित है और कई बार इसके प्रामाणिकता पर संदेह किया जाता है। प्रसाद जी की लेखनी के पारस ने हिंदी साहित्य के जिस भी विषय को छुआ वो मिट्टी से सोना बन गया। हिंदी साहित्य में प्रसाद जी की लेखनी के द्वारा आस्था और आत्मवाद के जिस नए युग का सूत्रपात हुआ, छायावाद में उसी की अभिव्यक्ति दिखती है। मतलब यदि कहें कि कविकुल कालिदास और भवभूति को यदि मिला दिया जाए तो जिस एक व्यक्तित्व का निर्माण होगा, प्रसाद जी उसी की अभिव्यंजना है। वैसे भी प्रसाद जी ने हिंदी जगत को जो मणि कांचन में विचार दिए हैं उसका मूल्यांकन तो आने वाली पीढ़ियां करेंगी। ऐसा नहीं है कि आने वाली पीढ़ियां हिंदी नहीं पढ़ेंगी और सिर्फ विदेशी भाषाओं का अध्ययन करेंगी। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे सभी बच्चों को, भारत के एक एक बच्चों को इस तरह के ऐतिहासिक काव्य या नाटक या साहित्य, जो कुछ भी विधा में उन्हें पढ़ने को मिले, उसका अवश्य ही अध्ययन करें। तो मैं इसे शुरू करने के पहले प्रसाद जी के निवेदन को पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रसाद जी ने इस नाटक को लिखने के पहले अपने पाठकों से कुछ निवेदन किया। क्योंकि जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि ये एक ऐतिहासिक निबंध है और इसकी प्रामाणिकता पर ही संदेह किया जाता है कई बार। तो उन्होंने कई साक्ष्य दिए हैं, कई साहित्यिक साक्ष्य दिए हैं और उसके बाद उन्होंने इसे पाठकों को समर्पित किया है। तो वो निवेदन पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि कई बार इतिहास में ऐसे युग पुरुष होते हैं जो इतिहास की धारा को मोड़ देते हैं। उसी का एक उदाहरण है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी क्या कहते हैं इस विषय में, चलिए पढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी का यह पुनर्मुद्रण उसकी पांडुलिपि के आधार पर शोधित संपादित है। पांडुलिपि मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट। तो प्रसाद जी ने अपनी इस सूचना में क्या कहा है, इसे पाठकगण दर्शकगण अवश्य सुने। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त नाटक के कुछ अंश श्रृंगार प्रकाश और नाट्य दर्पण से सन 1923 की ऐतिहासिक पत्रिकाओं में जब उद्धृत हुए, तब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जीवन के संबंध में जो नई बातें प्रकाश में आईं, उनसे इतिहास के विद्वानों में अच्छी हलचल मच गई। शास्त्रीय मनोवृत्ति वालों को चंद्रगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का पुनर्लगन असंभव, विलक्षण और कुरुचिपूर्ण मालूम हुआ। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी के संजन ताम्रपत्र के पाठ में संदेह किया जाने लगा। हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहर देवी स दिनस्तया लक्षम कोटिमलखयन किलकिलो दासा स गुप्तान्वय। किंतु जिस ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हुए 7वीं शताब्दी में वानभट्ट ने लिखा,
अरिपुरे च पर कलत्र कामुकम कामिनी वेश चंद्रगुप्तो शकपति मशातयत। और 11वीं शताब्दी में राजशेखर ने भी लिखा है, वत्वा रुद्ध गति खसा क्षिप्तय देवी ध्रुव स्वामिनीम यस मातम खंडित साहसो निवृतो श्री राम गुप्तो नृप। प्रसाद का ये कहना है, जो उन्होंने ये साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं विशाख दत्त के द्वारा, राजशेखर के द्वारा, वानभट्ट के द्वारा जो कुछ लिखा गया है, उनका मानना है कि ये सिर्फ जनश्रुति कह के नहीं दरकिनार की जा सकती कि इस तरह की कोई घटना वास्तव में हुई नहीं थी, क्योंकि ये साहित्यिक साक्ष्य इसका प्रमाण दे रहे हैं। तो यह घटना केवल जनश्रुति कहकर नहीं उड़ाई जा सकती। विशाख दत्त को तो श्री जायसवाल ने चंद्रगुप्त की सभा का राजकवि और देवी चंद्रगुप्तम को जीवन चित्रण नाटक भी माना है। यह प्रश्न अवश्य ही कुछ कुतूहल से भरा हुआ है कि विशाख दत्त ने अपने दोनों नाटकों का नायक चंद्रगुप्त नामधारी व्यक्ति को ही क्यों बनाया। परंतु श्री तैलंग ने तो विशाख दत्त को 7वीं शताब्दी के अवंती वर्मा का आश्रित कवि माना है, क्योंकि मुद्रा राक्षस की जिस प्राचीन प्रति में उन्हें मुद्रा राक्षस के भरत वाक्य पार्थिवश्च चंद्रगुप्त के स्थान पर पार्थिवो अवंती वर्मा भी मिला है। विशाख दत्त के आलोचक लोग उसे एक प्रामाणिक ऐतिहासिक नाटककार मानते हैं। उसके लिखे हुए नाटक में इतिहास का अंश ना हो, ऐसा तो माना नहीं जा सकता। राखालदास बनर्जी, प्रोफेसर अल्तेकर और जायसवाल इत्यादि ने अन्य प्रामाणिक आधार मिलने के कारण ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के पुनर्लगन को ऐतिहासिक तथ्य मान लिया है। यह कहना कि रामगुप्त नाम का कोई राजा गुप्तों की वंशावली में नहीं मिलता और ना किसी अभिलेख में उसका वर्णन आया है, कोई अर्थ नहीं रखता। समुद्रगुप्त के शासन का उल्लंघन करके कुछ दिनों तक साम्राज्य में उत्पाद मचाकर जो राजनीति के क्षेत्र से अंतर्धान हो गया हो, उसका उल्लेख वंशावली में ना मिले तो कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, भंडारकर जी तो कहते हैं कि उसके लघु काल व्यापी शासन का सूचक सिक्का भी चला था। काच के नाम से प्रसिद्ध जो गुप्त सिक्के मिलते हैं वे रामगुप्त के ही हैं। राम के स्थान पर भ्रम से काच पढ़ा जा रहा है। इसीलिए वानभट्ट की वर्णित घटना अर्थात स्त्री वेश धारण करके चंद्रगुप्त का पर कलत्र कामुक शकराज को मारना और ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह इत्यादि के ऐतिहासिक सत्य होने में संदेह नहीं रह गया है। और मुझे तो इसका स्वयं चंद्रगुप्त की ओर से एक प्रमाण मिलता है। ये प्रसाद जी की अपनी धारणा है कि उनका मानना है कि चंद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर रूप कृति शब्द का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर रूप कृति शब्द का उल्लेख मिलता है। रूप और आकृति का जॉन एलन ने खींच तान कर जो शारीरिक और आध्यात्मिक अर्थ किया है वह व्यर्थ है। रूप कृति विरुद्ध का उल्लेख करके चंद्रगुप्त अपने उस साहसिक कार्य की स्वीकृति देता है जो ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए उसने रूप बदल कर किया है और जिसका पिछले काल में लेखकों ने भी समय समय पर समर्थन किया है। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक का जितना अंश प्रकाश में आया उसे देखकर अबुल हसन अली की बर्क मारिस वाली कथा का मिलान करके कई ऐतिहासिक विद्वानों ने शास्त्रीय दृष्टिकोण रखने वाले आलोचकों को उत्तर देते हुए ध्रुव देवी के पुनर्लगन को ऐतिहासिक तथ्य तो मान लिया, किंतु भंडारकर जी ने पराशर और नारद की स्मृतियों में उस काल के सामाजिक व्यवस्था में पुनर्लगन होने का प्रमाण भी दिया है। शास्त्रों के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की बातें मिल सकती है, परंतु जिस प्रथा के लिए विधि और निषेध दोनों तरह की सूचनाएं मिले वह इतिहास की दृष्टि से उस काल में संभाव्य मानी जाएगी। हाँ, समय समय पर विरोध और सुधार हुए होंगे और होते रहेंगे। मुझे तो केवल यही देखना है कि इस घटना की संभावना इतिहास की दृष्टि से उचित है या नहीं। मतलब प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना के साक्ष्य हमारे प्राचीन पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, बल्कि स्मृति वगैरह जो है उन सब में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो जब किसी स्मृति में इसके साक्ष्य दिए हुए हैं तो इस तरह की घटना हुई होगी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय दृष्टिकोण को सुरक्षित रखने वाले विशाख दत्त जैसे पंडित ने जब अपने नाटक में लिखा है रम्याचारति कारिणीच करुणा शोकेन नीता दशाम तत्काली पगतेन
राहु शीर्षा गुप्तेव चांद्री कला पत्युः क्लीव जनोचितेन चरिते नानेन पुंसः सतो लज्जा कोप विषाद भित्य रतिभि छत्रीकृता ताम्यते। तो उस नाटक के संपूर्ण सामने ना रहने पर भी जिसके कि उसके परिणाम का निश्चित पता लग सके, उस काल की सामाजिक व्यवस्था को तो अंशतः स्पष्टीकरण हो ही जाता है। नारद और पराशर के वचन अपत्यार्थम स्त्रियः सृष्टा स्त्री क्षेत्रम बीजनो नरा छत्रम बीजवते देयम नाभीजी छत्र महंती, ये नारद स्मृति में कहा गया है। और नष्टे पराशर स्मृति में तो काफी स्पष्ट रूपेण कहा गया है। अभी जो मैंने पढ़ा वो नारद स्मृति में कहा गया है, लेकिन पराशर स्मृति में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नारी किन किन परिस्थितियों में अपने पति को त्याग सकती है। नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पतिते पतो, नष्टे मृते प्रवजिते क्लीवे च पतिते पतो पंच स्वापत्सु नारीणाम पतिरण्यो विधीयते। यानी कि इन 5 परिस्थितियों में स्त्री अपने पति का त्याग कर सकती है और ये विधि के अनुकूल है। तो नारद और पराशर के वचन के प्रकाश में जब देवी चंद्रगुप्त नाटक के ऊपर वाले श्लोक का अर्थ किया जाए तो वह घटना अधिक स्पष्ट हो जाती है। रम्या है किंतु अरतिकारिणी है में जो श्लेष है उसमें शास्त्र व्यवस्था जनित ध्वनि है और पति के क्लीव जनोचित चरित्र का उल्लेख, साथ ही साथ क्षेत्रीकृता जैसा पारिभाषिक शब्द नाटककार ने कुछ सोच कर ही लिखा होगा। कई बार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आजकल ये ट्रांसजेंडर जिसको हम कहते हैं उसके लिए क्लीव शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ये कितना खूबसूरत शब्द है। आगे पढ़ते हैं कि भंडारकर जी और जायसवाल जी दोनों ही ने अपने लेखों में विधवा के साथ पुनर्लगन होने की व्यवस्था मानकर ध्रुव देवी का पुनर्लगन स्वीकार कर लिया, किंतु स्मृति की ही उक्त व्यवस्था में अन्य पति ग्रहण करने के लिए जिन 5 आपत्तियों का उल्लेख किया गया है उनमें केवल मृत्यु होने पर ही तो विधवा का पुनर्लगन होगा। अन्य 4 आपत्तियां तो पति के जीवन काल में ही उपस्थित होती हैं। कई बार कहा जाता है कि स्त्रियां विवाहोपरांत अपने पति के धन के समान होती हैं, लेकिन इसमें क्लियर कट खासकर ये पराशर वाली जो श्लोक है उसको जब आप पढ़ेंगे तो वही कहा जा रहा है कि नष्ट यानी मृत्यु के बाद ही तो ऐसा कहा जा रहा है कि स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। लेकिन जो बाकी की 4 स्थितियां हैं वो तो जीवन काल में ही है, यानी पति जीवित है और इनमें से कोई भी 4 परिस्थितियां यदि उत्पन्न होती हैं तो स्त्रियों को पुनर्विवाह की मान्यता है। उधर श्री जायसवाल चंद्रगुप्त द्वारा रामगुप्त का वध भी नहीं मानना चाहते। तब देवी चंद्रगुप्त नाटक की कथा का उपसंहार कैसे होगा? वैवाहिक विषयों का उल्लेख स्मृतियों को छोड़कर क्या और कहीं नहीं है? क्योंकि स्मृतियों के संबंध में तो यह भी कहा जा सकता है कि वे इस युग के नहीं दूसरे युग के हैं, परंतु इसी कलयुग के विधान ग्रंथ आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुझे इन स्मृतियों की पुष्टि मिली। किस अवस्था में एक पति दूसरी स्त्री ग्रहण कर सकता है, इसका अनुसंधान करते हुए धर्म अस्थीय प्रकरण के विवाह संयुक्त में आचार्य कौटिल्य लिखते हैं, वर्षान्यष्टाव प्रजाय माना पुत्रा बंध्या चाकाक्षत 10 बिंदु 12 कन्या प्रसविनीम ततः पुत्रार्थी द्वितीयाम विदेत। 8 वर्ष तक बंध्या, क्या क्या स्थितियां हैं वो देखिए कि 8 वर्ष तक बंध्या, 10 वर्ष तक बिंदु अर्थात नश्यत प्रसूति, 12 वर्ष तक कन्या प्रसविनी की प्रतीक्षा करके पुत्रार्थी दूसरी स्त्री ग्रहण कर सकता है। पुरुषों का अधिकार बताकर स्त्रियों के अधिकार की घोषणा भी उसी अध्याय के अंत में है। अर्थात चाणक्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र है, अर्थात कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में अंत में ये कहा गया है, ऐसा नहीं है कि पुरुष किन स्थितियों में स्त्री का त्याग कर सकते हैं या फिर दूसरा विवाह कर सकते हैं, बल्कि नारियों के लिए भी ये स्थिति प्रस्तुत की गई है कि निधस्यम परदेशम व प्रस्थितो राजकिल्यपि, निधस्यम परदेशम व प्रस्थितो राजकिल्यपि प्रमाभिहंता पतित
सत्याज्य क्लीवो पिथापति निधस्यम परदेशम व प्रस्थतो राजकिल्यपि प्रमाभिहंता पतित त्याज्य क्लीवो पिथापति। इसका मेल पराशर या नारद के वाक्यों से मिलता है। इन्हीं अवस्थाओं में पति को छोड़ने का अधिकार स्त्रियों को था, क्योंकि अर्थशास्त्र में आगे जो मोक्ष का प्रसंग आता है अर्थात डाइवोर्स का प्रसंग आता है, उसमें न्यायालय संभवतः अक्षोनार्भूतः कामस्य द्विषति भार्या याश्च भर्ता परस्पर द्वेषान मोक्ष। उसमें न्यायालय संभवतः अक्षोतारभूतः कामस्य द्विषति। ये काफ़ी पुरानी पुस्तक है, पहला शब्द समझ में नहीं आ रहा है, पर उसके आगे है कि कामस्य द्विषति भायाम भार्याश्च भर्ता परस्पर द्वेज शान मोक्ष के आधार पर आदेश देता है। आदेश मीन्स डिक्री की बात हो रही है। किंतु साधारण द्वेष से भी जहाँ अन्य 4 विवाहों में मोक्ष हो सकते हैं, यानी कि डिवोर्स हो सकता है, वहाँ धर्म विवाह में केवल इन्हीं अवस्थाओं में पति त्याज्य समझा जाता है। नहीं तो अक्षोछोपी धर्म विवाह नाम के अनुसार धर्म विवाह में मोक्ष नहीं होता। दमयंती के पुनर्लगन की घोषणा भी पति के नष्ट या परदेश प्रस्थित होने पर ही की गई थी। जायसवाल अबुल हसन अली की यह बात नहीं मानते कि चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या की होगी। उनका कहना है कि चंद्रगुप्त तो भरत की तरह बड़े भाई के लिए गद्दी छोड़ चुका था। उनका अनुमान है कि वेरी लाइकली इट केम अबाउट इन द फॉर्म ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग। अब नाटककार के अरतिकारिणीम और क्लीव आदि शब्द घटना की परिणति की क्या सूचना देते हैं, यह विचारणीय है। बहुत संभव है कि अबुल हसन की कथा का आधार देवी चंद्रगुप्त नाटक ही हो, क्योंकि अबुल हसन के लिखने से पहले उक्त नाटक का होना माना जा सकता है। यह ठीक है कि हमारे आचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जा सकते हैं, उन्हें अचिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र उन्हें अभारतीय कह देते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि किंतु मेरा यह विश्वास है कि प्राचीन आर्यावर्त ने समाज को दीर्घकाल व्यापिनी परंपरा में प्रायः प्रत्येक विषाण का परीक्षात्मक प्रयोग किया है। तात्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं, इसीलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो धर्मशास्त्री व्यवस्थापक विचार करें, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका था या जिस घटना की घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। भंडारकर जी का मत है कि यह युद्ध गोमती नदी की घाटी में अल्मोड़ा जिले के कार्तिकेयपुर के समीप हुआ था। जायसवाल जी का मत है कि यह युद्ध 375 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी के बीच में कांगड़ा जिले के अलीबाल स्थान में हुआ था, जहाँ की प्रथम सिख युद्ध भी हुआ था। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की साम्राज्य नीति में विजित राजाओं के आत्मनिवेदन कन्योपायन दान ग्रहण करने का उल्लेख है। प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने ध्रुव स्वामिनी के गुप्त कुल में आने का वही कारण माना है। आगे वो कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि विशाख दत्त ने ध्रुव देवी नाम लिखा है, किंतु मुझे ध्रुव स्वामिनी नाम जो राजशेखर के मुक्तक में आया है, स्त्री जनोचित, सुंदर, आदर सूचक और सार्थक प्रतीत हुआ, इसीलिए मैंने उसी का व्यवहार किया है। ये जयशंकर प्रसाद जी की अपनी हैंडराइटिंग में किया हुआ सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, और यही सोच के उन्होंने इस पुस्तक का नाम ध्रुव स्वामिनी रखा। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए पृष्ठभूमि का होना बहुत आवश्यक है, आधार का होना बहुत ज़रूरी है, बेस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि मैं बस आपको ऐसे ही नाटक सुना दूंगी तो आप सुन तो लेंगे, पर उसको सुनने में आप अपना सामंजस्य उसके साथ नहीं बिठा पाएंगे। इसीलिए ये कहना अति आवश्यक था। तो अभी ये भूमिका मैंने पढ़ी, आमुख कहते हैं इसे, जिसमें उन्होंने ये सूचना प्रदान की कि इस नाटक को लिखने में, जो कई बार ये कहा जाता है कि इस नाम का उल्लेख नहीं मिलता है गुप्त वंशावली में, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, बल्कि वो घटना जिसके ऊपर ये नाटक आधारित है उसके काफ़ी ऐतिहासिक साक्ष्य उन्होंने दिए हैं।
हाँ, एक चीज़ जरूर है जो ऊपर ध्रुव स्वामिनी में लिखा हुआ है, ऐतिहासिक एकांकी नाटक। ऐतिहासिक एकांकी नाटक, तो एकांकी नाटक की वो विधा है जिसमें कि एक ही अंक में नाटक समाप्त हो जाता है, यानी यवनिका या पर्दा जो है वो एक बार शुरू में उठता है, दृश्य बदलते रहते हैं और अंत में पर्दा गिरता है। एक ही अंक में पूरा नाटक खत्म हो जाता है। इसमें हर बार पर्दा उठता और गिरता नहीं है। लेकिन इस तरह के विषय को जब मैं उठाती हूँ और आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सारस्वत यज्ञ में मैं भी अपनी एक आहुति डाल रही हूँ। तो मैं इसे बस यूं ही ख़त्म नहीं करूँगी कि पढ़ लिया और ख़त्म हो गया। हम इसे अगले अंक में शुरू करेंगे और अगला अंक देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे आना होगा, जिस पे आप सबों का स्वागत है। और इस नाटक को हम साथ में पढ़ेंगे और एक अंक में यदि संभव नहीं होगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी। तो हम फिर से मिलते हैं अपने हिंदी मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।